4 फरवरी को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में थे। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी हुई। मुलाकात के बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान ट्रंप ने गाजा के भविष्य को लेकर एक बड़ा अजीब प्लान पेश कर दिया। उन्होंने कह दिया कि गाजा पट्टी को समतल कर देंगे और फिर ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे जिससे इलाके के लोगों को पर्याप्त नौकरियां और घर मिल पाएं। आप खुद सुन लीजिए। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. अगर अमेरिका ने कब्जा कर लिया या करवा दिया तो फिर गाजा के लोकल लोग कहां जाएंगे? ये सवाल पूछा गया उनसे तो ट्रंप ने कहा कि उन्हें गाजा में रहने की जरूरत नहीं, उन्हें जॉर्डन या इजिप्ट या किसी दूसरे देश में बसा देना चाहिए। ट्रंप के बयान के बाद मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया में हलचल मची है। जॉर्डन और इजिप्ट ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हमास ने कहा कि इससे मिडिल ईस्ट की आग और भड़क जाएगी। मानवाधिकार संगठन इसे जातीय नरसंहार की शुरुआत बता रहे हैं। आज के राजदूत में हम इसी पर विस्तार से बात करने वाले हैं। समझेंगे कि गाजा पट्टी का इतिहास क्या है, ट्रंप गाजा पट्टी पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं और क्या अमेरिका के लिए गाजा पट्टी को हथियाना संभव भी है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। आज गाजा पट्टी की कहानी। गाजा पट्टी फिलिस्तीन के दो प्रांतों में से एक है। दूसरा प्रांत है वेस्ट बैंक। गाजा 41 किलोमीटर लंबा ज़मीन का टुकड़ा है। इसकी चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर के बीच है। ये इजराइल की दक्षिणी सीमा से लगा है और इसकी पूर्वी और उत्तरी सीमा इजराइल से मिलती है। पश्चिमी किनारे पर मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। गाजा की दक्षिणी सीमा इजिप्ट से भी लगती है। 2007 से इजराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है। गाजा के लोगों को बाहर निकलने के लिए इजिप्ट और इजराइल की परमिशन लेनी पड़ती है। क्या इतिहास है? 1947 में फिलिस्तीन को बांट दिया गया। मई 1948 में इजराइल की स्थापना हुई और उसके अगले ही दिन अरब देशों ने हमला किया। इस लड़ाई में इजिप्ट भी शामिल हुआ। उसने साउथ की तरफ से फौज भेजी और इस लड़ाई में इजराइल 20 रहा। पूरे अरब वर्ल्ड को उसने हराया। बंटवारे में फिलिस्तीन को मिली ज़मीन का बड़ा हिस्सा भी कब्जा कर लिया। फिर 1949 में युद्ध विराम हुआ और तब तक मिस्र की फौज भूमध्य सागर के किनारे पर गाजा शहर तक पहुंच चुकी थी। युद्ध विराम के बाद भी मिस्र वहां से नहीं निकला। उसके कंट्रोल वाले इलाके को गाजा स्ट्रिप कहा गया, जबकि जॉर्डन ने जॉर्डन नदी के किनारे पर बसे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। 1967 की लड़ाई में इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों को जीत लिया। गाजा पट्टी में उसकी फौज 2005 तक रही और फिर 2006 में फिलिस्तीनी अथॉरिटी का चुनाव होता है। इसमें हमास को जीत मिली। उससे पहले फिलिस्तीन में फतह मूवमेंट का दबदबा हुआ करता था। हमास की जीत के बाद दोनों में हिंसा हुई और 2007 में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास के लीडर इस्माइल हानिये को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया। इसके बाद हमास और फतह में ज़बरदस्त लड़ाई हुई। आखिरकार हमास ने फतह को गाजा से बाहर निकाल दिया और तब से गाजा पर हमास का ही कंट्रोल है। हमास वहीं से इजराइल पर हमले करता रहता है। सबसे बड़ा हमला इन दिनों में 7 अक्टूबर 2023 को हुआ, जिसमें हमास ने 1100 से ज़्यादा लोगों की हत्या की और 251 लोगों को बंधक बनाया। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में जंग शुरू की और ये जंग 15 महीने तक चली। फिर जनवरी 2025 में युद्ध विराम समझौता हुआ। अभी इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली चल रही है। बंधक और कैदी ये शब्द हमारे नहीं हैं, इन्हीं तरह के शब्दों का प्रचलन है। दोनों पक्ष एक दूसरे के यहाँ जो लोग हैं उन्हें बंधक कहते हैं, कैदी कहते हैं। हमने राजदूत में समझौते के बारे में विस्तार से बताया है। एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहरहाल, इजराइल हमास जंग से पहले गाजा की आबादी करीब 23 लाख थी। उसमें से 80% लोग बाहरी मदद पर निर्भर थे। अधिकांश आबादी रेफ्यूजी कैंप्स में रहती थी। जंग के बाद हालात कैसे होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यूएन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों से पता चलता है कि इजराइल के हमले में 47,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इनमें आधे से ज़्यादा बच्चे थे, महिलाएं थीं। गाजा के 100% घर या तो बर्बाद कर दिए गए या वो इस लायक ही नहीं छोड़े गए कि उनमें कोई रह सके। 88% स्कूलों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया गया।
50% अस्पताल काम चलाओ हालत में किसी तरह चल रहे हैं, 68% सड़कें और उतनी ही खेती वाली ज़मीन को तबाह किया गया। 90% से ज़्यादा लोग गजा के विस्थापितों वाला जीवन जीने को मजबूर हैं। वो भोजन और दूसरी ज़रूरतों के लिए इंटरनेशनल एजेंसी से मिलने वाली मदद पर निर्भर हैं। युद्ध विराम के पहले लगभग वहाँ अकाल की स्थिति थी। इन सब के बावजूद गजा में जो एक चीज़ नहीं बदली है वो है हमास का शासन। हमास पहले भी कंट्रोल में था, अब भी है। सीज फायर एग्रीमेंट से पहले इस बात पर चर्चा हुई थी कि लड़ाई खत्म होने के बाद गाजा पर किसका शासन होगा, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट के वक्त इसे एजेंडे से बाहर निकाल दिया गया। कहा गया कि इस पर आगे बात करेंगे। जब सीज फायर डील फाइनल हो गई तो उस वक्त जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, उनके सरकार के अधिकारी मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने प्रतिनिधियों को भेजा। ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश भी की। इससे एक अंदाज़ा मिल रहा था कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की प्राथमिकता में रहेगा और वही हो रहा है। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने सबसे पहला न्योता इजरायली प्रधानमंत्री को भेजा। 4 फरवरी को नेतन्याहू वॉशिंगटन में थे। उन्होंने वहां ट्रंप से मुलाकात की और उनकी मीटिंग का सबसे बड़ा फोकस गाजा पट्टी का भविष्य ही था। उसी दौरान ट्रंप ने गाजा पर अमेरिका के कब्जे का प्रस्ताव रखा। नेतन्याहू ने इसका समर्थन किया। ऑब्वियसली वो बोले कि इस पर ध्यान दिया जा सकता है। ट्रंप के प्रस्ताव को कुछ पॉइंट्स में समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट, गाजा पट्टी पर अमेरिका कब्जा करेगा, उसके लिए फौज भी उतारी जा सकती है। दूसरा पॉइंट, गाजा पट्टी को दुनिया भर के लोगों के रहने लायक बनाया जाएगा, इसमें फिलिस्तीनी लोग भी रह सकेंगे। तीसरा पॉइंट, गाजा पट्टी की मौजूदा आबादी को मिडल ईस्ट के दूसरे देशों में रीसेटल किया जाएगा। रीसेटलमेंट के लिए पैसा दूसरे देश मुहैया कराएंगे। ये गोरे जब इस तरह की बातें करते हैं कि पूरी आबादी को साफ करके कहीं और भेज देंगे, तो उसके लिए रीसेटलमेंट आता है। यही काम कोई और करे या कोई उसकी बात भी करे तो कौन से शब्दों का इस्तेमाल होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अपने प्रस्ताव को लेकर ट्रंप ने क्या तर्क दिए वो भी सुनिए। नंबर 1, गाजा पट्टी रहने लायक नहीं बची है, गाजा के लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, गाजा पट्टी को इस तरह डेवलप किया जाएगा जिससे दुनिया भर के लोग वहाँ पर रह सके। नंबर 3, ट्रंप ने कहा कि मैंने मिडल ईस्ट के देशों के नेताओं से बात की है, मेरे आइडिया पर सहमत हैं, वो गाजा के लोगों को अपने यहाँ बसाने को तैयार भी हैं, जो अभी ना कर रहे हैं वो भी मान जाएंगे। ट्रंप के ऐलान पर कौन क्या बोला, अब ये सुनिए। हमास ने कहा कि ये एकदम बेतुका है, इस तरह का आइडिया पूरे मिडल ईस्ट में आग लगा सकता है। यूएन में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर बोले कि गाजा फिलिस्तीनी लोगों का घर है, वो वहाँ रहना चाहते हैं, नेताओं को उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। जॉर्डन और इजिप्ट ने ट्रंप के प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया है। सऊदी अरब ने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के बिना इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध शुरू नहीं होंगे। हिस्टोरिकली हिंदुस्तान भी एक 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थक रहा है, आज भी है। अमेरिका गाजा पर कब्जा कर सकता है क्या, ये भी एक सवाल है। इसराइल तो नहीं कर पाया। अमेरिका मिलिट्री सुपर पावर है, ये फैक्ट है। उसने अतीत में बहुत सारे देशों पर कब्जा किया है। 1950 और 60 के दशक में साउथ वियतनाम पे किया, 2001 में अफगानिस्तान और 2003 में इराक में किया। ये अलग बात है कि इन जगहों से उसे हार कर लौटना भी पड़ा। गाजा के मामले में अमेरिका को इसराइल का समर्थन मिलेगा, गाजा के मामले में इसराइल को भी अमेरिका का समर्थन मिलता है, तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। इसराइल का गाजा पर कब्जे का पुराना अनुभव है, दोनों मिलकर बहुत आसानी से कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें कई पेच भी हैं। सबसे बड़ा पेच फिलिस्तीनी लोगों का है। सवाल यह है कि गाजा के 23 लाख लोग कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे, वो अपना पुश्तैनी घर बार क्यों छोड़ेंगे। लगभग 60 लाख फिलिस्तीनी मिडल ईस्ट के अलग अलग देशों में पहले से रह रहे हैं। जो पहले से रह रहे हैं वो शरणार्थियों वाला जीवन जी रहे हैं। समय समय पर विस्थापन होता रहा है। सबसे बड़ा विस्थापन 1948 में हुआ, जब 7.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। उस घटना को फिलिस्तीनी लोग नकबा के नाम से याद करते हैं। उन्होंने अपने घर की चाबियां संजो कर रखी हुई हैं, जिससे वो अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं। उनका सपना है कि किसी दिन उन्हें अपने घर लौटने का मौका मिलेगा। ट्रंप का प्लान 1948 से भी बड़ा विस्थापन करने का है। स्थानीय लोगों को इसके लिए कैसे तैयार करेंगे, देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, गाजा पर अभी भी हमास का कंट्रोल है। उसने ट्रंप के प्रपोजल को घटिया और बेतुका बताया। हमास ने कहा कि हम इसका भरपूर विरोध करते हैं, रीजन में अशांति आएगी, स्थिरता को खतरा पैदा होगा। इसका मतलब यह है कि बिना फौज उतारे गाजा को हथियाना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा, और सिर्फ फौज के दम पर वो कब तक गाजा पर कंट्रोल रख पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरी बात यह है कि किसी इलाके के लोगों को उनकी ज़मीन से जबरन हटाना इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से गैर कानूनी है। इसे नरसंहार की कैटेगरी में रखा गया है। क्या ट्रंप इतने बड़े गुनाह के लिए सपोर्ट जुटा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आप समझते हैं कि ट्रंप का प्लान कितना गंभीर है। शपथ लेने के हफ्ते भर बाद ही ट्रंप ने गाजा के लोगों को इजिप्ट और जॉर्डन भेजने की बात की थी। तब ज़्यादातर लोगों ने इसे सीरियसली लिया नहीं था, लेकिन नेतन्याहू से मीटिंग जो हो गई है उसके बाद उन्होंने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है,
उससे लगता है कि अपने प्लान पर वो आगे बढ़ सकते हैं। उनका बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम के दूसरे फेज पर बातचीत शुरू हुई है। इजराइल में दक्षिणपंथी नेता नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं कि युद्ध विराम छोड़कर लड़ाई शुरू की जाए। कई नेताओं ने गठबंधन छोड़ने की धमकी दी है। अगर वो अलग हुए तो नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। जानकारों का कहना है कि ट्रंप का प्रपोजल नेतन्याहू के लिए एक लाइफलाइन बनकर आया है। गेम दूसरा भी चल रहा है, इसीलिए इजराइल सरकार इसको आगे बढ़ाने में ट्रंप की करेगी मदद। अगर ऐसा हुआ तो मिडल ईस्ट में शांति का मिथक हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। कल फिर मिलेंगे। शुक्रिया।